हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि उनको सोशल साइंस के चैप्टर्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए, बात तो सही है। खास करके गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स। तो उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल है चैप्टर नंबर 5, इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो स्टैंडर्ड 10 का एक चैप्टर आता है। क्या बात है सर। आप लोगों को पता ही है कि इस चैप्टर में हम ऑब्वियसली यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का जो हेरिटेज है, मतलब कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री के अंदर डेवलप हुआ, कौन से इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स थे, मैथमेटिशियंस थे, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 12 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करवाया था। वो वीडियो अगर आपने मिस किए तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साथ साथ में ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम यहाँ पे गाला पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन और मार्वल पेपर का भी सॉल्यूशन करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले साइंस का मतलब होता है नॉलेज। ये पार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, जो 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारे पास नॉलेज है, यानी कि साइंस है, उसका हम करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी कि आपने देखा ही होगा कि इंजीनियरिंग वो क्या है, साइंस का एक एप्लीकेशन हो गया। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, वो भी एक साइंस का एप्लीकेशन है। मेडिसिन के रिगार्डिंग हो गया, बायोलॉजी जो है, ये सब कुछ क्या है कि हमने टेक्नोलॉजी यूज करना स्टार्ट कर दिया है बाय यूजिंग साइंस, बाय अंडरस्टैंडिंग साइंस। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो एक्चुअल में दो अलग वर्ड्स हैं, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा लिंक्ड है, यानी कि कनेक्टेड है। तो साइंस का मतलब होता है नॉलेज और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट साइंस, यानी कि जो हमें नॉलेज है वो। हमारा जो फर्स्ट मेन टॉपिक है वो है हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस। जो हमारा एंशिएंट इंडिया था, मतलब कि पुराने जो भी सेजेस थे, फिलोसोफर्स थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने साइंस के फील्ड में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। द ग्रेट सेजेस ऑफ आवर एंशिएंट इंडिया हैव गिफ्टेड इनवैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ साइंस टू द वर्ल्ड। हमारे जितने भी पुराने सेजेस, सेजेस का मतलब जो संत होते हैं, वो उन्होंने वर्ल्ड को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट दी है, वो है साइंस की। उन्होंने अलग अलग फील्ड में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे कि मेटलर्जी की फील्ड हो गई, केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स। इन सारी फील्ड के अंदर उन सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। साथ साथ में लिटरेचर के अंदर भी, आर्ट के अंदर भी, रिलीजन, एजुकेशन, फिलोसॉफी, इन सब फील्ड के अंदर भी हमारे जो ग्रेट सेजेस है, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। अब उसमें से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब क्या हुआ, मेटल का वर्क। जब हम किसी भी पर्टिकुलर मेटल को डिफरेंट शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं सो दैट हम उसका प्रैक्टिकल यूज कर पाए, उस चीज को कहा जाता है मेटलर्जी। वैसे ही हम एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट आइडल देखने को मिलती है, जो आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा होगा। अ मेटेलिक आइडल ऑफ अ फीमेल डांसर डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एग्जेम्पलरी अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। आप समझ सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बहुत ही पुरानी है, उस टाइम की हमें एक मेटल की आइडल मिली है, एक फीमेल डांसर की। इससे पता चलता है कि पुराना जो पर्टिकुलर सिविलाइजेशन था, उनको कितना अच्छा मेटलर्जी आता होगा। उसके बाद स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुशन पीरियड हैव बीन फाउंड इन तक्षशिला। ये भी याद रखना है कि जो स्टैच्यू है बुद्धा की, वो भी तक्षशिला के पास से हमें मिली थी। आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे भी मेटलर्जी कितना अच्छे से होता होगा। इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द चोला पीरियड न्यूमरस मेटल्स आइडल्स वर मिल्ड। साउथ इंडिया के अंदर भी जब चोला डायनेस्टी का रूल चलता था, उस टाइम पे भी बहुत सारे मेटल के आइडल्स बनाए जाते थे।
और उसका जो मास्टरपीस है जिसको हम कहते हैं स्टैच्यू ऑफ नटराज, वो भी आप कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है, जो पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। उसको अगर आपको देखना है तो चेन्नई के जो म्यूजियम है वहां पे उसको प्रिजर्व करके यानी कि संभाल के रखा गया है। फिर एक और पर्टिकुलर मेटल का आइडल है, दैट इज राम दी आर्चर, मतलब कि लॉर्ड राम के ऊपर वो आइडल बनाया गया है, उन्हीं का ही वो आइडल है। उनका ये जो आइडल है वो आर्चर के फॉर्म में, आपको जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस फॉर्म में है। साथ साथ में आर्टिस्टिक स्टैच्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस के, बर्ड्स के, एनिमल्स के, बीटल नट क्रैकर के, ये सब कुछ मेटालिक आर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल। अब हम डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो केमिस्ट्री को सबसे पहले कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल साइंस, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आप लोगों को इस चैनल पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। हमने चैप्टर नंबर 1, 2, साथ साथ में लाइट चैप्टर के भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ साथ में ये जो पर्टिकुलर साइंस है वो काम में आता है रिगार्डिंग मिनरल्स, प्लांट्स, सीड्स फॉर एग्रीकल्चर, मेकिंग ऑफ वेरियस मेटल्स और टू ब्रिंग चेंजेस इन देम। साथ साथ में मेडिसिन बनाने के लिए भी हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट आचार्य का नाम आप लोगों को याद रखना है, दैट इज आचार्य नागार्जुन, अ लर्न्ड बुद्धिस्ट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करते थे। उनको आचार्य कहा जाता है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। आचार्य का मतलब टीचर, जिनको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री आती हो, तो उनको जो है आचार्य नाम जो है वो दिया गया। ही हैड रिटन बुक लाइक रस रत्नाकर और साथ साथ में आरोग्य मंजरी, ये सारी जो बुक्स है उन्होंने लिखी है रिगार्डिंग केमिस्ट्री। अब साथ साथ में आचार्य नागार्जुना एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी अलोंग विथ हर्बल मेडिसिन। उन्होंने जो है आयुर्वेदा के साथ साथ एलोपैथी का भी कैसे यूज करना है वो भी उन्होंने सिखाया है। He believed that the use of mercury ash as a medicine was initiated by him. ऐसा बिलीव किया जाता है कि मर्क्यूरी ऐश, मतलब कि जब मर्क्यूरी को हीट करते हैं और बाद में उसका जो ऐश है वो बच जाता है, उसको हम कैसे मेडिसिन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, वो उन्होंने ही सिखाया था। नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड फर्नेस फॉर स्टडी एंड रिसर्च। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उनके वहां पे उनका अलग से स्कूल चलता था केमिस्ट्री का, और उनके पास फर्नेस भी होती थी जहां पे वो स्टडी और रिसर्च करते थे। साथ साथ में द डिस्क्रिप्शन ऑफ रस, उपरस, 10 टाइप्स ऑफ पॉइजन्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड ऐश ऑफ मिनरल्स इज सीन इन द केमिस्ट्री। द कॉपर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा डिस्कवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज in Bhagalpur district of Bihar is 7.5 meter high and weighs 1 ton। हमें एक कॉपर स्टैचू मिली है बुद्धा की, जो आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, जो एक सुल्तानगंज नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, सुल्तानगंज नाम की एक जगह है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के पास बिहार के अंदर, वहां पे एक कॉपर की स्टैचू मिली है। ये आप लोगों को 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ में The statue of Buddha at Nalanda is 18 feet high, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और साथ साथ में एक विजय स्तंभ करके है, जो आपको नीचे इमेज में दिखाई दे रहा है, जो एक आयरन पिलर है जिसकी हाइट है 24 फीट और उसका वेट है 7 टन, जो बनाया था चंद्रगुप्त II ने। ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। अभी तक इस पिलर के ऊपर कोई भी कोरोजन नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं कहता हूं माय फेवरेट क्वेश्चन MFQ, बिकॉज इसमें से बहुत सारे 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स आप लोगों को पूछे जाएंगे। अब Since ancient period, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत and वाग्भट
pioneered the Indian medicine, science and surgery through their intense research and reached greatest height। जो ये 3 आप लोगों को नेम दिए हैं, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड वाग्भट, इन तीनों ने इंडियन मेडिकल साइंस और सर्जरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो उसका पूरा पैराग्राफ आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले जो महर्षि चरक है, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है चरक संहिता, इन विच ही हैज मेंशन्ड ओवर 2000 मेडिसिनल हर्ब्स। मतलब कि ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जो हम मेडिसिन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यानी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने जो है मेंशन किया है। फिर जो महर्षि सुश्रुत है, उन्होंने सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने चाहिए, कैसे यूज करने चाहिए, उसके बारे में मेंशन किया है। द इंस्ट्रूमेंट वर सो शार्प दैट दे वुड स्प्लिट अ सिंगल वर्टिकल हेयर इन 2 डिवीजन। समझो, इतने शार्प इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में उन्होंने मेंशन किया है। अगर हमारे पास एक वर्टिकल हेयर है तो उसको भी वो 2 पार्ट में कट कर सकता है, उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया था। वाग्भट जो है, उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है वाग्भट संहिता। स्टडी ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाग्भट संहिता इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी डॉक्टर। आजकल भी जितने भी डॉक्टर हैं वो ये सारी बुक्स पढ़ते हैं। हिंदू हर्बल साइंस ऑफ एंशिएंट टाइम इज एनरिच्ड विथ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिनरल्स एंड मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारा हिंदू हर्बल साइंस है, उसके अंदर मिनरल्स को कैसे हम मेडिसिन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स में से जो भी चीज़ हमें मिलती है उसका भी हम कैसे मेडिसिन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ मेंशन किया गया है। They would even stop blood circulation with बाउल शेप्ड बैंडेज। मान लो कि किसी इंसान को उस टाइम पे कोई कट लग जाता था जिसकी वजह से खून बाहर आता था, तो वो लोग एक बाउल शेप की बैंडेज को यूज करते थे। वो बैंडेज इतनी स्ट्रांग होती थी कि पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाता। उस टाइम पे वो लोग एब्डोमेन की सर्जरी कर लेते थे, किडनी की सर्जरी, कैटरेक्ट निकालना, हर्निया का ऑपरेशन, स्टोन, पाइल्स, ब्लैडर, इन सब का ऑपरेशन वो लोग इजीली कर लेते थे। साथ साथ में अगर कोई ब्रोकन या तो डिस्प्लेस्ड बोन है, यानी कि किसी की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो चुका है या डिस्प्लेस हो चुकी है, तो उसको भी अपनी परफेक्ट पोजीशन पे वो लोग फिट कर देते थे। They also give dietary direction for the post recovery of diseases। मतलब कि कोई इंसान बीमार हो चुका है, उसकी रिकवरी चल रही है बीमारी के बाद, तो उस टाइम पे कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो उसके डाइटरी डायरेक्शंस देते थे। यानी कि क्या चीज़ खाओगे और क्या चीज़ नहीं खाओगे। जैसा भी आप डॉक्टर के पास जाते हो बीमार पड़ने के बाद, तो डॉक्टर बोलता है कि ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, तो उस टाइम पे भी वो लोग सेम चीजें जो है वो बताते थे। साथ साथ में उनको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी नॉलेज था। साथ साथ में अगर किसी का नोज ब्रेक हो चुका है या ईयर ब्रेक हो चुका है, तो उसकी भी वो लोग सर्जरी कर देते थे। साथ साथ में वो उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सर्जरी कैसे करनी है वो प्रैक्टिकली सिखाते थे। किसके ऊपर, तो डेड बॉडी के ऊपर और वैक्स स्टैच्यूज के ऊपर। मतलब कि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज वो लोग देते थे सर्जरी करने का। साथ साथ में दे कंडक्टेड रिस्क ऑपरेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, अगर किसी भी फीमेल की डिलीवरी होने वाली है, वो एक चाइल्ड को बर्थ देने वाली है, तो उसका भी वो लोग जो है उस टाइम पे रिस्की ऑपरेशंस कर लेते थे। और साथ साथ में एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट भी थे और पीडियाट्रिशियन भी। वेटरनरी साइंस हैज ऑल्सो डेवलप्ड इन इंडिया। वेटरनरी साइंस का मतलब कि साइंस रिलेटेड टू एनिमल्स, वो भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। उन्होंने अश्व यानी कि हॉर्सेस की में क्या क्या बीमारी हो सकती है उसके बारे में भी उन्होंने बताया था, और एलिफेंट्स जिसको हस्ती कहा जाता है उसके रिगार्डिंग भी बुक्स लिखी गई थी। अमॉन्ग देम हस्ती आयुर्वेदा एंड शालिहूत्र
एंड अश्वशास्त्र आर वेल नोन। उस टाइम की ये जो 3 बुक्स है वो आज भी हमें काम में आती है। द स्कॉलर्स साइंस राइटर ऑफ मेडिसिन दैट इज वाघभट्ट मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन थ्रू दिस वर्क अष्टांग हृदय इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस। जो वाघभट्ट है उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बुक लिखी थी अष्टांग हृदय, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो डायग्नोसिस यानी कि बीमारी को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसको यही पर्टिकुलर बीमारी हुई है, उसके बारे में अष्टांग हृदय करके उन्होंने एक बुक लिखी थी। अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जीरो की डिस्कवरी हमने की, डेसिमल सिस्टम, एल्जीब्रा, थियरम ऑफ बोधयान, जियोमेट्री एंड एरिथमेटिक, ये सब कुछ इंडिया ने वर्ल्ड को दिया है। आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी की, साथ साथ में द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर फिगर वॉज डिस्कवर्ड बाय द सेज नेम्ड ब्रूत संवन। ठीक है, कि कैसे हमें फिगर के बाद जीरोस लिखना है, जैसे कि 1 के बाद 0 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 के बाद 00 लिखेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 के बाद 0 लिखेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये जो हमारे एक सेज थे जिसका नाम था ग्रुत संवद, उन्होंने ये सब कुछ बताया था। द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस हैव डिसाइडेड द नेम्स ऑफ द नंबर्स मेड बाय प्लेसिंग 53 zeros आफ्टर 1। जैसे कि 100 है तो उसको 100 कहते हैं, वैसे मान लो कि 53 zeros है 1 के बाद, तो उसको क्या कहेंगे, कैसे उसको प्रोनाउंस करेंगे, ये सब कुछ एंशिएंट मैथमेटिशियंस ने जो इंडियन थे उन्होंने बताया था। डेसिमल सिस्टम जो है वो वेइंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम कैसे खरीदेंगे, 250 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है, 500 ग्राम होता है, तो वहां पे डेसिमल सिस्टम कई बार यूज में आती है। तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो में जब वो सिविलाइजेशन थी वहां पे भी डेसिमल सिस्टम यूज की जाती थी। भास्कराचार्य हैज रिटन बुक्स दैट इज लीलावती गणित एंड बीज गणित इन 1150 AD। ये बुक्स का नाम याद रख लेना, 1 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है। साथ साथ में एडिशन को इस तरीके से लिखना है, सब्ट्रैक्शन को इस तरीके से लिखना है, ये साइन भी भास्कराचार्य ने बताई थी। फिर एक और इंसान थे जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। उन्होंने टाइप्स ऑफ इक्वेशन, जैसे कि लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, उसके बारे में उन्होंने बताया था। बोधायन डिस्कवर्ड थियरम दैट इज ट्राइंगल पॉलिसी। जैसे कि आप वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हो, वैसे ट्राइंगल के रिगार्डिंग जितने भी थियरम है उसमें बोधायन नाम के जो हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियन थे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर साथ साथ में आप स्तंभ हैड डिसाइडेड द मेजरमेंट ऑफ सैक्रिफिशियल पिट्स दैट इज यज्ञ विधिज यूज्ड फॉर वैदिक यज्ञस इन शुल्वा सूत्रस। Aryabhatta had mentioned the value of pi is 3.14 in his book आर्यभट्टियम। ठीक है, जो पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है वो उन्होंने बताया था अपनी बुक आर्यभट्टियम के अंदर। साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, अष्टांग मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्यभट्ट इन हिज वर्क, हेंस आर्यभट्टा इज नोन एज फादर ऑफ मैथमेटिक्स। माई फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत बार आप लोगों को बोर्ड्स में पूछा गया है कि किसको फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, तो याद रखना है आर्यभट्ट। मोर ओवर ही हैड रिटन मेनी बुक्स लाइक 10 गीतिका, आर्यभट्टियम। ही हैड डिस्क्राइब्ड मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन शॉर्ट इन हिज बुक नेम्ड आर्य सिद्धांत। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी एक बुक के अंदर लिखा है, वो बुक का नाम है आर्य सिद्धांत। He found the solution of fundamentals of mathematics that is arithmetic and geometry। उन्होंने जो है मैथमेटिक्स का कैसे सॉल्यूशन करना है वो उन्होंने एरिथमेटिक और जियोमेट्री की मेथड से बताया। Apart from this, various aspects of mathematics had been discussed by many scholars in their books, among them scholars like Bodhayan, Apstambha, कटायन,
भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, इन सब लोगों ने अलग अलग बुक्स लिखी है। आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी साइंस रिलेटेड बुक्स का नाम दिया हुआ है और उनके कौन कौन से ऑथर्स है ये आप लोगों को याद रख लेना है, बिकॉज 1 मार्क्स के लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फील्ड जो आती है वो है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट एंशिएंट साइंस, ये आप लोगों को 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। मैनी वर्क्स यानी कि ग्रंथ रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी हैड बीन रिटन इन इंडिया, बहुत सारे ग्रंथ जो है इसके बारे में इंडिया के अंदर लिखे गए हैं। An organized and deep study of astrology was made by Indian ancient universities। जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से डीप स्टडी किया है। प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स, कॉन्स्टिलेशंस एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन थ्रू विच एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी वर डेवलप्ड रिमार्केबली। कि प्लैनेट्स किस तरीके से मूव करेंगे, कॉन्स्टिलेशंस का बिहेवियर, इन सब चीज़ों का यूज किया जाता था प्रेडिक्शंस करने में। मतलब कि प्रेडिक्शन करते हैं ना कि बारिश होगी कि नहीं होगी, वो सारी चीज़ों का प्रेडिक्शन इस तरीके से वो लोग करते थे। आर्यभट्टा मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी जो है आर्यभट्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। जो इंडिया ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी उसका नाम भी आर्यभट्टा रखा गया था। He declared that the earth rotates on its axis and he proved that the basic reason for lunar eclipse is the shadow of earth, which was addressed as अजरबार by the scholars। उन्होंने ये बताया था कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट होती है और लूनर एक्लिप्स, ठीक है, मतलब कि चंद्र ग्रहण जो है वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ अर्थ का शेडो। ये चीज भी आपको याद रखनी है। जो स्कॉलर है उसने इसको कहा था अजरबार। इन द सेम मैनर ब्रह्मगुप्त पॉपुलराइज्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक ब्रह्म सिद्धांत। जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है उसके बारे में भी ब्रह्मगुप्त ने लिखा है, जो उनकी बुक है ब्रह्म सिद्धांत, उसके अंदर। फिर एक और नाम याद रखना है, दैट इज वारामिहिर। दैट वाज द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर हु डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी इनटू 3 सेक्शंस, दैट इज तंत्र, होरा एंड संहिता। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। ये नाम आप लोगों को याद रखने हैं। हिज ग्रंथ नेम्ड बृहद संहिता गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स ऑन मैन्स फ्यूचर। ऐसा नहीं कहते कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट जो है उसकी वजह से आपका फ्यूचर जो है या तो अच्छा हो सकता है या तो बुरा हो सकता है। ये सब कुछ उन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया है, ठीक है। साथ साथ में टाइम ऑफ मैरिज, पॉन्ड्स, वेल्स, गार्डन्स एंड गुड ओमेन फॉर सोइंग, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। लास्ट पार्ट आता है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज वास्तुशास्त्र। इसके अंदर भी इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ एंड विश्वकर्मा have made unique contribution in the field of Vastu-Shastra. They have propagated the principles of construction of dwellings, temples, palace, ashwashala, fort, storehouse of ammunition and town planning. इन सब चीज़ों को कैसे बनाना है, कहाँ पे उनको पोजीशन करना है, ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर लिखी गई है। वास्तुशास्त्र का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको एक बुक के अंदर मिल जाता है। वो बुक को कहा जाता है बृहद संहिता। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान विश्वकर्मा है वो जो है आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स है, मतलब कि कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन करना है तो पहले विश्वकर्मा जो भगवान है उनकी पूजा की जाती है। ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र इनटू 8 सेक्शंस। उन्होंने वास्तुशास्त्र को 8 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन लिखी गई है। रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ प्लेस, मतलब कि कहाँ पे वो चीज़ बननी चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए, स्कल्पचर, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंग्स, टेम्पल्स, ब्रह्म स्थान,
ये सारी चीज़ें, डाइनिंग रूम, बेडरूम, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होनी चाहिए, किस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए, ये सब कुछ वहाँ पे मेंशन है। एज द टाइम पासिस बाय चेंजेस आर टेकिंग प्लेस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वास्तुशास्त्र। जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे वास्तुशास्त्र में भी चेंजेस आते जा रहे हैं। नाउ इट इज बीइंग एडॉप्टेड बाय फॉरेनर्स। ये जो वास्तुशास्त्र का कॉन्सेप्ट है वो अब फॉरेनर्स भी यूज करने लगे हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पे आपको गाला पेपर के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। आपको पता है कि आप लोगों के लिए गाला कितना इंपॉर्टेंट बुक है और उसका सॉल्यूशन अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय एंड हैव फन। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय एंड हैव फन।